हो सकता है आपके हिसाब से? एक ऐसी चीज आपको जो लगता हो जो हमें ऑस्की में सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको क्या लगता है कि हाँ ये आपकी स्ट्रांग होगी हम्म तो आपका ऑस्की क्लियर हो सकता है? ऑस्की में अगर आपके पास क्लिनिकल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, हम्म। मतलब मैं ये बोल रही हूँ बेसिक नहीं था। और फिर मुझे ये भी लगा कि जब एग्जाम ही ऑस्ट्रेलियन और वहाँ वो जो है मतलब एग्जामिनर फॉरेनर है और वो ऑजी भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो फिर मैं अगर इंडिया में ही अगर कोचिंग सेंटर भी हो तो वो इंडियन ही तो करवा रहे हैं, वो एक्सेंट और वो सब तो नहीं पता चलेगा ना यहाँ पर। हम्म। फिर मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया जब जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग सेंटर है, बट मैंने फिर एक चूज किया। तो हम्म। इसमें थोड़ा भगवान का वो है मुझे कि मतलब जो मैं चूज करती हूँ उसमें मेरी मतलब मुझे अच्छा ही चूज करवाते हैं हमेशा। हम्म। तो ये थोड़ी सी ब्लेसिंग ने पूरा थ्योरी कर लिया। तो हम्म। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि कोचिंग वोचिंग में ना जाने से पहले आपका थ्योरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हाँ जो जी। कोचिंग वाले भी कराएंगे जब थ्योरी स्ट्रांग होगी तो आप एकदम से ग्रेस्प कर लोगे। हम्म। अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा। तो पहले पहले अपना 1 महीना बैठ के 2 महीना बैठ के थ्योरी बहुत स्ट्रांग कर लो, साउंडर्स या जो भी एनक्लेक्स के लिए अच्छी बुक्स है उससे। हम्म। फिर उसके बाद फिर आप अपने आप को असेस कर सकते हो कि आप उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। एनक्लेक्स जो है वो 40% है और बाकी 60% ऑस्की है ना। हम्म। क्योंकि जो ऑस्की है वो पूरा जो ऑस्ट्रेलियन जो प्रैक्टिस है वो है, और हम्म। वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पहले तो मुझे हम्म। लगा था कि मैंने थोड़े वीडियो देखे यूट्यूब पे कि जैसे मैंने एनक्लेक्स कर लिया है शायद ऐसे ही मैं हम्म। कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे, यूके के देखे, ऑस्की के, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और आज हम हैं नीलम जी के साथ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एज ए नर्स जॉब करने की और आप एनक्लेक्स और ऑस्की पाथवे के थ्रू आना चाहते हैं, और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं और आपका बैकग्राउंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से भी रहा है, या आप कोई भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब पर हैं और फिर भी आप विदेश आ गए हैं या आने की सोच रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ नीलम जी का। शी हैज बीन अ नर्स इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, then she has worked as a nurse in Noida PGI, and then she is now right now at ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स में भी ये एज आर एन जॉब कर रही है, और ये इंडिया से डायरेक्ट पीआर पे आई है। अब आपको इसमें और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इनकी प्रोसेस रही और क्या इनका डिसीजन अच्छा था या नहीं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नीलम, आपने टाइम निकाला, फाइनली वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। अब मैं थोड़ा सा आपसे और जानना चाहेंगे आपके बारे में, अगर आप कुछ और अपने बारे में बताना चाहो तो प्लीज। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सचिन फॉर like inviting me in this show, and बस कुछ नहीं है लाइक जो भी है स्टूडेंट्स नर्सिस है या फिर नर्सिस है जो भी तैयारी कर रहे हैं, और अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो हमें मीन्स ये ऐसी फील्ड है जिसमें हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें ऐसे ऑप्शंस चूज चाहिए, टाइम वेस्ट ना करके ऐसे ऑप्शन चूज करने चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकें और अपने लिए भी कुछ कर सकें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। अब एक सवाल हर किसी के दिमाग में ये आएगा जो भी हमें अभी सुन रहा होगा कि भाई इंडिया में गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी बात होती है और अच्छी सैलरी मिल रही होती है, तो उसके बाद आपने एकदम से ये कि सोचा कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फॉरेन जाती हूँ या अब्रॉड हम्म किसी भी कंट्री के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चुना? अह, ये तो मैंने बहुत सालों पहले सोच लिया था जब हम्म। मैंने लाइक मैंने सबसे पहले नर्सिंग करके एमएनएस ज्वाइन किया था, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो जब बाहर से चीजें कुछ अलग होती है, जब आप किसी चीज में एंटर करते हो तो बहुत अलग चीजें भी पता चलती है। तो जैसे जो सिविल से जाते हो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन रहते हैं, उनकी फाइव फाइव मतलब फाइव फाइव ऐसे और 4 4 5 ऐसे टोटल 14 ईयर का सर्विस होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, और उसमें पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। हम्म। लेकिन हम
जो भी ये गैप होता है 5 ईयर का, उसके बाद हम परमानेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, परमानेंट नहीं होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं और फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मतलब हम्म फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा मिलती है, पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है और पोजीशन भी है और रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। बट उसमें ये है कि फैमिली अगर आपके साथ नहीं है, तो वो कुछ टाइम बाद आपको वो लगने लगता है कि नहीं, वो कुछ खाली है वहाँ पर। मीन्स हम्म वो कोई चीज़ पूरा नहीं कर सकती है, पैसा भी नहीं और कोई चीज़ पूरा नहीं कर सकती है। फिर या तो हस्बैंड ही हो या फिर वाइफ, दोनों हों। एक जना भी सिविल में रहता है तो फिर यही रहता है कि आना-जाना, आना-जाना बहुत मुश्किल है और फिर आगे फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनको देखने के लिए कोई परमानेंट रहना चाहिए। क्योंकि हम्म हम मेड वगैरह और ये सब तो रख लेंगे, लेकिन हम किसी पर भी बिलीव नहीं कर सकते हैं, है ना? हम्म तो कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए, तो ऐसा भी होना चाहिए कि कोई फैमिली मेंबर ही आके रहे, है ना? हम्म और फिर उसके बाद आपको जैसे ही वहाँ पे थोड़ा अटैचमेंट हो जाएगा, हर 2 साल के बाद आपको या 2 या 3 साल के बाद फिर ट्रांसफ़र है, ठीक है? हम्म तो जो फ्रेंड्स भी बने हैं, सब बने हैं, वो हर 2 साल में चेंज, मतलब हम्म मतलब ऐसे ही होता रहेगा। हम्म तो यही है कि देखा, फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अगर यहाँ से जाना है तो जल्दी जाना बेटर रहेगा, क्योंकि सिविल में फिर गवर्नमेंट जॉब की एज निकल जाएगी। हम्म तो मैंने फिर वहाँ मतलब बहुत सोचा, फिर मैंने रेज़िग्नेशन दिया, तो मेरा डीएसएसबी में सिलेक्शन हो गया था। हम्म बट वो डीएसएसबी में सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो चुका था, लेकिन उसके बाद पता नहीं वहाँ क्या हुआ, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया और उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी थी, तो हम लोग गए भी नहीं, ना हमने पता किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने घर में तैयारी करी, तो कुछ दिनों बाद ही फिर नोएडा पीजीआईसीएच में वो मिल गया था मुझे। हम्म फिर बस उसके बाद वहाँ करा, लेकिन ये है कि जो रिस्पेक्ट वहाँ आर्मी में मिलती थी और जो पोजीशन थी, सिविल में हम्म आने के बाद वो होता है कि वो इतना और वो इतना, चाहे पैसा ठीक-ठाक बराबर ही मिल रहा है, मतलब 5-10 हम्म का, बट वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जो रिस्पेक्ट और सर्विसेज़ मिलती है नर्सिस को, वो इतना और एकदम वो ऊपर-नीचे हो जाता है। मतलब थोड़े दिनों तक आप यही नहीं सोच पाते हो कि आप कहाँ से कहाँ आ गए ऐसे, चाहे गवर्नमेंट जॉब है सिविल में फिर भी, है ना? हम्म क्योंकि वहाँ पर वो लोगों का बोलने का तरीका अलग है। हर कोई आपको मीन्स नीचे से लेके ऊपर तक अलग तरीके से ट्रीट करता है। हम्म आपका सैलरी कितना भी हो, लेकिन वो जो ट्रीट करते हैं लोग, वो ज़्यादा मैटर करने लगता है कुछ टाइम बाद, है ना? हम्म तो फिर तभी से हमने सोच लिया कि चलो, मतलब ठीक है, जॉब मिल गई है, बट हम कुछ और सोचेंगे, और ताकि ऐसा ही हो, आर्मी के जैसा ही हो, हम्म वैसा ही स्टैंडर्ड रिस्पेक्ट हो और आगे फैमिली होगी तो उनका फ्यूचर भी अच्छा हो, बच्चों का भी। फिर ऐसे ही हमने सोचते रहे, तो मेरी जो मिलिट्री में बहुत सारी सीनियर्स थी, मेजर और वो सब भी रिलीज़ लेके ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके, न्यूज़ीलैंड, सब जगह आए हुए थे। वो 5-5 साल करके मैक्सिमम लोग रिलीज़ ले लेते हैं, क्योंकि ड्यूटीज़ भी बहुत हेक्टिक होती है आर्मी में। और हम्म आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी सीनियर को किसी भी बात के लिए। मतलब हम्म ऐसे नहीं होता कि कोई फ़ोर्स करता है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ मतलब कुछ आपको कोई एकदम से बोल देंगे, कुछ सब ट्रांसपेरेंट होता है, कोई टॉर्चर हम्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है, बट ड्यूटीज़ बहुत हेक्टिक होती है। हम्म तो नहीं वो समझता है हूँ। सब लोग, हाँ, फिर सब लोग हम्म चाहते हैं कि थोड़ा इतनी ड्यूटीज़ हेक्टिक करनी है, तो थोड़ा हम्म रिलैक्सेशन भी मिले लाइफ में, थोड़ा अच्छा वो। तो इसलिए फिर तो मेरी एक सीनियर ने मुझे बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का ठीक है, तो हम उस टाइम स्टार्ट करने लगे। थोड़ा प्रोसेस पूछा उनसे, फिर कोविड आ गया, तो हाँ कोविड में सब मुझे बंद हो मुझे गया याद 3 है। साल तक। मुझे याद है आपसे मेरी बात जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू ही की थी। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आई थिंक फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया था और करण भाई से भी आपकी बात हुई थी। हाँ। वो बहुत इनिशियल डेज थे, आप जब से आई हाँ जी, हाँ रिमेम्बर। हाँ जी, हाँ जी। जी, 2019 में। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो वही है, वो उस टाइम से स्टार्ट कर दिया था, मीन्स 18 से ही कर दिया था। बट हम्म वो होता है कि इनिशियली जैसे 2016 में जॉब लगी थी नोएडा में, तो थोड़ा मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और कुछ लोग होता है कि वो जॉब को ये ऐसे रखते हैं कि गवर्नमेंट में जो है इंडिया में, कि वो सिर्फ़ जॉब है, मतलब ऐसे ही है हम्म ना।
सैलरी आ रही है, बस ठीक है, उतना काम किया। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अपना 100% देना है, तो मैं उनमें से हूँ। तो हम ज़्यादा जॉब में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके और बहुत ही अच्छा वो करना है जॉब में, इसलिए थोड़ा इस तरफ का थोड़ा कम हो गया। फिर हुँ। धीरे-धीरे जब 2-3 साल निकल गए, तो हमें लगा कि मतलब ठीक है, अब हो गया, अब उधर भी सोचना चाहिए। फिर 2019 से फिर वही अपना आइल्स वगैरह ये सब कोचिंग लेने लगे। बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई, तो टाइम मिल जाता था। उसको भी स्कूल वगैरह में डाल दिया। अब एक सवाल आता है कि आपने जैसे एनक्लेक्स और की दोनों चीजें की हैं। अब जो हमें देख रहे हैं, जो पहली बार एनक्लेक्स देने वाले हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? एनक्लेक्स कैसा एग्जाम है? लाइक हार्ड है, खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं, या कैसे उनको इजी रहेगा, थोड़ा क्लियर, थोड़ा कैसे वो खुद क्लियर कर सकते हैं इसको? जैसे मतलब मैंने 2012 में पास किया था बीएससी नर्सिंग। हम्म। उसके बाद 1 साल तक मीन्स जो थ्योरी थी वो 1 साल तक की, उसके बाद क्योंकि बहुत मल्टीपल उसमें सिलेक्शन हो गया था, एम्स में, डीएसएसबी में, आर्मी में, सब में। उसके बाद हम्म। फिर जब आप जॉब में चले जाते हो, तो जो जॉब से रिलेटेड इन सर्विसेज कुछ होता है वही सब करते हो आप, ऐसे तो बुक्स उठा के पढ़ते नहीं हो। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने बुक तो ऐसे तो उठाई नहीं कोई भी। फिर लेकिन हाँ, जब एनक्लेक्स की तैयारी करनी थी, तो मैंने थोड़ा, जैसे मेरे जूनियर्स भी थे बहुत सारे न्यूज़ीलैंड में, ये तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे कुछ-कुछ ऐप्स बताई थी, बट मैंने सोचा कि मैं इनिशियली अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, उसके हम्म। बाद ऐप देखूँगी। फिर मैंने वही साउंडर्स की बुक उठाई और मैंने थोड़ा उसमें देखा, यूट्यूब देखा थोड़ा-सा एनक्लेक्स के बारे में कैसा है, पैटर्न्स अलग-अलग है, मतलब कभी वो चेंज हो जाता है, कैसे है, वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो पहले पूरा थ्योरी कर लिया। हम्म। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि कोचिंग-वोचिंग में ना जाने से पहले आपका थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि हाँ जो जी। कोचिंग वाले भी कराएँगे, जब थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप एकदम से ग्रैस्प कर लोगे। हम्म। अदरवाइज़ आपको बहुत टाइम लगेगा। तो पहले पहले अपना 1 महीना बैठ के, 2 महीना बैठ के थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। साउंडर्स या जो भी एनक्लेक्स के लिए अच्छी बुक्स है, उससे हम्म। फिर उसके बाद फिर आप अपने आप को असेस कर सकते हो कि आप, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, या यूट्यूब पे है, बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं कि आप देख लोगे कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर आपको हम्म। लग रहा है कि आप मतलब 80% कर रहे हो, अपने आप से ही कर पा रहे हो, तो फिर ज़रूरत नहीं है कोचिंग लेने की, है ना? हम्म। हाँ अगर जी। अगर आपका गैप इतना ज़्यादा हो गया और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हो और मुझे सच में हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो इनिशियली आप फिर कोचिंग जॉइन कर लो, है ना? ऐसा भी हम्म। नहीं है कि मतलब अपने ऊपर भी ओवरबर्डन कुछ ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को भी हम्म। थोड़ा रिलैक्स रखने की ज़रूरत है। हम्म। तो मेरे केस में तो मैंने वो सब साउंडर-वाउंडर किया, तो मुझे लगा कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, आ रहे हैं, मुझे अच्छे से आ रहे हैं, तो बुक करके देख लेते हैं कि एग्ज़ाम, क्योंकि इसके हम्म। पीछे है कि गवर्नमेंट जॉब रहती है, तो आपको फाइनेंशियली इतना मतलब सोचना नहीं पड़ता है इतना, है हाँ ना? तो जी। मैंने तो बुक कर दिया कि चले भी जाएँगे 35,000 38,000, तो कोई बात नहीं, एक आइडिया हम्म। तो हो जाएगा कैसे होता है। बट जिनकी प्राइवेट जॉब है, तो मतलब एक बार में अच्छे से करके, और नहीं बार-बार पैसा फूकने में इतना पैसा चाहिए होता है हाँ ना? जी। हाँ जी। तो गवर्नमेंट जॉब वाले तो फिर भी सोच सकते हैं कि चलो एक बार नहीं, अगली बार देख लेंगे, ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं। तो वही हम्म। है, दिया था तो एक बार में क्लियर हो गया वो, फिर उसके चलो, बाद नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच गए। फिर अब जैसे नेक्स्ट स्टेप आता है ऑस्की। हुँ, हुँ। ऑस्की वो भी ऑस्ट्रेलिया का, जब शुरू में नया नया, आई थिंक अब सम ऑफ द न्यू कैंडिडेट्स में मेरा से थे, आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा एक्चुअली रहा? मैंने ब्रीजिंग के लिए ही करा था पहले। तो हाँ। वो ब्रीजिंग 2019 में शायद वो लास्ट बैच था। तो हम्म। उनका मेल आया था अपरा से मुझे कि आप ब्रीजिंग ही कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर आप एनक्लेक्स ऑस्की करना चाहते हो। हाँ जी। तो उस टाइम मैंने एक ये डिसीजन जो लिया था, वो मे बी वो रॉन्ग हो सकता है या फिर राइट भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट हम्म। मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं एनक्लेक्स ऑस्की करूं, ब्रिजिंग ना करूं, क्योंकि मुझे लगा वहां वो 3 मंथ्स के लिए जाना पड़ता है, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, बच्चा भी छोटा है ना? कैसे रहूंगी, क्या करना है? अदरवाइज अगर मैंने वो ब्रिजिंग कर लिया होता, तो मैं 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में होती अभी। हाँ जी। तो हम्म। फिर मैंने वो
वो जब मैंने डिसीजन लिया और एनक्लेक्स क्लियर हुआ, उसके बाद ही वो कोविड का वो सब बूम हो गया और सब शट डाउन हो गया। वरना वो फर्स्ट जो ऑस्की का जो बैच था ऑस्ट्रेलिया अपरा का, वो फर्स्ट बैच हमारा ही, मतलब मेरा ही था, जिसमें हम एग्जाम देते। हम्म। तो तो जो हमें देख रहे हैं उनको मैं एक बात बता दूं भाई कि ब्रिजिंग कोर्स अवेलेबल नहीं है अब। अगर अब अब आप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ओबीए जो कि एनक्लेक्स और ऑस की एग्जाम है उसके थ्रू आना होगा, क्योंकि काफी लोगों को अब भी कंफ्यूजन रहती है कि अच्छा अब भी वो है क्या। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं तो नहीं, आपका अब ऑस ऑस की एग्जाम आपने दिया, जब ऑस की में आप बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, फिर ऑस्की के लिए तो बहुत मतलब एनक्लेक्स थ्योरी एग्जाम है, लेकिन ऑस्की तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि ऑस्की एनक्लेक्स जो है वो 40% है और बाकी 60% ऑस्की है ना। हम्म। क्योंकि जो ऑस्की है वो पूरा जो ऑस्ट्रेलियन जो प्रैक्टिस है वो है, और हम्म। वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पहले तो मुझे हम्म। लगा था कि मैंने थोड़े वीडियो देखे यूट्यूब पे कि जैसे मैंने एनक्लेक्स कर लिया है शायद ऐसे ही मैं हम्म। कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे, यूके के देखे ऑस्की के, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के ऑस्की का कुछ भी अवेलेबल नहीं था, है ना। हम्म। तो यूके का देखे मैंने, नोट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए, हर चीज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे लगा कि इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और हम्म। मतलब ये तो इजी ही होगा, मतलब ऐसे जब प्रैक्टिकल एग्जाम है तो क्या ही बोलेंगे, आईवी कैनुला कैथेटराइजेशन कुछ भी बोलेंगे, सब कर सकते हैं, बट कर सब सकते हैं, है ना। हम्म। बट जो स्टेप है वहां करने के, वो बहुत डिफरेंट है। उनके हम्म। रूल्स रेगुलेशन बहुत अलग है। और हम्म। वो जो ऊपर से जो एग्जाम का टाइम है, टाइम हम्म। बाउंडेशन, वो बहुत क्रिटिकल है। और हम्म। वो भी इन फ्रंट ऑफ फॉरेनर एग्जामिनर, हम्म। है ना। तो वो बहुत मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप क्लिनिकल एरिया में 5 साल से हो या 10 साल से हो, वो मैटर नहीं करता उसके एग्जाम के लिए। हम्म। तो फिर जब मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी इधर-उधर से कि सच में मुझे मतलब अपने आप से करना चाहिए, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, मतलब इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, है ना। अपने हाँ। आप से ट्राई नहीं करना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा देखे इधर-उधर कि कौन से कोचिंग अवेलेबल है, तो इंडिया में उस टाइम कुछ भी नहीं था, है ना। हम्म। क्योंकि मेरा मतलब बेबी छोटी थी, तो मुझे लगा इंडिया में ही मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। सीधा जाके हम्म। एग्ज़ाम दे दूँगी उसके बाद, बट इंडिया में उस टाइम नहीं था। और फिर मुझे ये भी लगा कि जब एग्ज़ाम ही ऑस्ट्रेलियन और वहाँ वो जो है मतलब एग्ज़ामिनर फ़ॉरेनर है और वो ऑज़ी भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो फिर मैं अगर इंडिया में ही अगर कोचिंग सेंटर भी हो तो वो इंडियन ही तो करवा रहे हैं, वो एक्सेंट और वो सब तो नहीं पता चलेगा ना यहाँ पर। हम्म। फिर मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया जब, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग सेंटर है, बट मैंने फिर एक चूज़ किया। तो हम्म। इसमें थोड़ा भगवान का वो है मुझे कि मतलब जो मैं चूज़ करती हूँ उसमें मेरी, मतलब मुझे अच्छा ही चूज़ करवाते हैं हमेशा। हम्म। तो ये थोड़ी-सी ब्लेसिंग है। तो सच में अच्छा ही था वो जो मैंने चूज़ किया। और फिर मुझे ये था सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कि मैं रहूँगी कहाँ पर? अगर मैं मान लो कोचिंग के लिए जा रही हूँ तो 15-20 दिन लेने हैं, तो मुझे रहना कहाँ है? मैं किसी को नहीं जानती ऑस्ट्रेलिया में, है ना? हम्म। फिर बस उन लोगों से बोला मैंने कि कुछ अरेंजमेंट करवा दो घर के लिए या फिर कुछ भी होटल वगैरह में, ताकि सेफ रहे। और ऐसा दूसरी कंट्री में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे वैसे, तो उन्होंने फिर काफ़ी टाइम लिया, बट उन्होंने अच्छे से अरेंज करवा दिया। और हम्म। बस कोचिंग वोचिंग ली वहाँ पर अच्छे से। तो मतलब जब आप ऐसे कोचिंग सेंटर में कर रहे हो, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही जाके, तो वहाँ पर एक कंट्री के लोग नहीं होते, वहाँ पे कम से कम अ, मेरे ख्याल से 10 से 12 या उससे भी ज़्यादा कंट्री के स्टूडेंट होते हैं जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हम्म। कम्युनिकेशन वगैरह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और दिन-रात। और जब मैंने वहाँ देखा तो भई ऐसे हैं जो 24 के 24 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट। हम्म। मतलब उनको देख के मुझे मुझे ऐसे लगा कि ये दुनिया भी एग्ज़िस्ट करती है कहीं किसी कोने में। मतलब जहाँ 24 घंटे वो सिर्फ़ अपने 24 घंटे में से 2 घंटे अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। मतलब उनके लिए ये है कि ये एग्ज़ाम उनको फर्स्ट ही टाइम में क्लियर करना है बस।
हुँ, कैसे भी एनी हाउ वो मतलब सो भी नहीं रहे हैं, कुछ खाने-पीने का भी होश नहीं है, बस उनको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है बस। मतलब हुँ, इतना डेडिकेशन मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ़ में जितना मैंने उस लैब में देखा मतलब स्टूडेंट्स हुँ, को। हुँ, हुँ, तो बस वही था, तो वो भी एक अच्छा माहौल मिलता है ना, तभी आप भी थोड़ा उनसे थोड़ा उनके जैसा या मतलब अच्छा करने की सोचते हो आप भी कि हैं, वरना ये हुँ। लगता है भई कि चलो ठीक है गवर्नमेंट जॉब है तो फिर से फीस भर देंगे, दे देंगे। हाँ कोई जी, हाँ बात नहीं, जी। एक बार घूमना ही हो गया है ना। बट हाँ, ऐसे जब वो उनका जो माहौल देखा तो लगा नहीं यार, फिर आपने नहीं। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम कैसा रहा फिर? एग्ज़ाम काफ़ी मतलब ऐसे शॉकिंग था, ऐसे जो टाइम होता है वो ऐसे लग रहा था कि जो वो 8 मिनट देते हैं, मुझे हाँ बहुत जी। टाइम हो गया दिए हुए। 8 मिनट होते तो वो ऐसे लग रहा था जब एग्ज़ाम दे रहे थे कि वो 4 मिनट ही है, वो 8 मिनट नहीं है। हाँ। तो मतलब क्योंकि एंग्ज़ायटी होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा, है ना? और हुँ, सब चीज़ करना है आपको, पहले पढ़ना है, फिर वो अंदर जाके वो और एकदम से वो नया मतलब नया कुछ नहीं होता, सिरिंज वैसी है, सब कुछ वैसा ही है। बट हुँ, वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा होता है उन्होंने, वो थोड़ा-सा ऐसे हम उस टाइम एंग्ज़ायटी में होते हैं, तो हमें चीज़ें दिखती नहीं हैं, ऐसे-वैसे तो वो मैटर करता है उस टाइम ना। बट हुँ, यही है कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि 8 मिनट है तो 8 मिनट में ही 8 मिनट की प्रैक्टिस हमें 4 मिनट में ही करनी पड़ेगी, तब जाके हुँ, वहाँ परफ़ॉर्म कर पाएँगे हम। हुँ। मतलब ऐसा है, तो काफ़ी वो रहा फिर ठीक है, फिर दे दिया, फिर ये लग रहा था कि देखते हैं अब क्या होता है कि नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस फिर उसके फिर शायद 1.5 महीने बाद आ जाता है रिज़ल्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो रिज़ल्ट आ गया, फिर हो गया, ऑस्की हुँ। हो गया। फिर उसके बाद ऑस्की के बाद फिर और भी ये हमें तो ये लग रहा था कि ऑस्की बहुत बड़ी बात है। असली काम तो उसके बाद स्टार्ट होता है। अब ये वीडियो देख के काफ़ी लोग तो डर रहे होंगे कि हम तो इसी को सोच रहे थे, अभी और भी कुछ। अब एक इसमें मैं एक सवाल पूछूँगा उससे हम आगे जाने से पहले कि कई लोगों के दिमाग में होता है कि भाई ओस्की ऐसे क्लियर हो सकता है, ओस्की ऐसे क्लियर हो सकता है। आपके हिसाब से एक ऐसी चीज़ आपको जो लगता हो जो हमें ओस्की में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आपको क्या लगता है कि हाँ, ये आपकी स्ट्रॉन्ग होगी हुँ, तो आपका ओस्की क्लियर हो सकता है? ऑस्की में अगर आपके पास क्लिनिकल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, हुँ, मतलब मैं ये बोल रही हूँ बेसिक नॉलेज जो होती है मैनुअल बीपी लेना है, अगर वो भी किसी को नहीं लेने आ रहा है और वो हुँ, भी वो 1 महीने में सीख ले, मैनुअल बीपी हुँ, लेना भी मैं बोल रही हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को वो भी नहीं आता है, हुँ, तो वो भी वो 1 महीने में सीख लेगा प्रैक्टिस में। बट जो मेन चीज़ है, वो है कॉन्फिडेंस, हुँ, कम्युनिकेशन। हुँ। हाँ, वो सही मैटर कह रहे हैं। करता है ऑस्की के लिए, बाकी तो आएगा ही आएगा, जब आपने नर्सिंग करी है तो सब चीज़ें पता है आपको। अब एक जैसे आपने चलो ऑस्ट्रेलिया में भी कोचिंग ली और आप आज अभी फ़िलहाल इंडिया में भी कोचिंग मिल रही है। आपके हिसाब से अगर कोई आ रहा है, लगा लो किसी को अगर करनी हो, आपके हिसाब से अगर अब आपको ऑप्शन मिले, आप इंडिया कोचिंग लोगे या ऑस्ट्रेलिया कोचिंग लोगे? क्योंकि काफ़ी सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है ये। हुँ। मतलब मतलब मेरी एडवाइस मैं बताना चाहती हूँ, मतलब मैं किसी कोचिंग सेंटर को वो नहीं कह रही हूँ, इंडिया में भी अच्छी बात है कि लोगों का पैसा भी बच रहा है ना? हुँ, और अपना वो एटमॉस्फेयर भी जैसे घर जैसा मिल रहा है उनको। बट ये है कि अगर किसी को सच में ही लगता है कि उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है ना? हुँ, और बाकी उनको कुछ स्लैंग वगैरह जो है, एक्सेंट कुछ मतलब ऐसी चीज़ें भी जो अच्छे से समझ में आ जाती है, खाली इंग्लिश नहीं, मतलब थोड़ा फ्लुएंट इंग्लिश जो होता है, प्रोफिशिएंट से भी नहीं, बिल्कुल ऊपर वाली इंग्लिश जो है, अगर ऐसा किसी को समझ में आ जाता है, तो वो इंडिया में ले ले, ठीक है? हुँ, हुँ, करना वही है इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और मुझे नहीं लगता कि कोचिंग सेंटर इंडिया में कम पैसा ले रहे हों और बाहर ज़्यादा ले रहे हैं। सही बात, हाँ। जो खर्चा एक्स्ट्रा पड़ रहा है, वो पड़ रहा है सिर्फ़ रहने का, खाने-पीने का ऑस्ट्रेलिया में। हुँ, तो आप यही सोच लो कि आप थोड़े दिन
एन्जॉय करके देखो लाइफ वहाँ की भी, आ रहे हो ऑस्की देने तो एक बार पता भी चल जाएगा कि कंट्री कैसी है ना? ये हाँ 2 दिन जी। एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें तो नहीं पता चल रहा है ना कंट्री कैसी है। आगे हाँ। आपको फ्यूचर वहाँ पे देखना है तो कम से कम पता चलना चाहिए वो कि आप कैसी कंट्री में जाना चाह रहे हो, फ्यूचर सेट करना चाह रहे हो, कम से कम देखो लोग कैसे हैं वहाँ पर, हुँ, खाना-पीना कैसा है ना? वेदर हुँ। कैसा है, कम से कम थोड़ा-सा ओरिएंटेशन हो जाएगा आपको उस एग्ज़ाम से ही। मतलब मुझे हाँ ये जी। लगता है कि पहले मुझे लगता था कि ऑस्की इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, इन्होंने क्यों ऑस्ट्रेलिया में बनाया है। हाँ। फिर जब मैंने ऑस्की ऑस्ट्रेलिया में दिया तो मुझे सच में समझ में आ गया कि ऑस्की ऑस्ट्रेलिया में ही होना चाहिए। वो आप लाइक आप मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत काफ़ी चीज़ें सीखते हो आप यहाँ आके, आप हाँ, आपको पता चलता है कि करना क्या है, बोलते ही कैसे हैं। भाई थैंक यू, सॉरी कब बोलना है, ये भी नहीं पता होता ना हमारे हमें तो। ये भी नहीं पता होता और जब लैब में वो इतने सारे बच्चे आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ भी ये सॉरी बोल रही है, यहाँ भी ये थैंक यू बोल रही है। हाँ, यहाँ पे मतलब आप तो फिर मतलब हमारा कम्युनिकेशन तो रूड ही कंसिडर होगा यहाँ पर। हाँ, जिस तरह से सही हम बात बात है। करते हैं ना, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आप वो लैब में सीख जा रहे हो मतलब कम्युनिकेशन वाली, है ना? हुँ, बल्कि हुँ, वो स्पेशल क्लास नहीं है कोई, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे ना चीज़ों को तो आपको बेसिक मैनर्स, एटिकेट और कम्युनिकेशन सब वहीं पे दिख जाएगा कि कैसे है, हुँ, कैसे नहीं है। और थोड़ा-सा मतलब मज़ा भी आता है, आप जाओगे बाहर देख के आओगे कि हाँ, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता, है ना? और वही आप इंडिया में सिर्फ़ एक एग्ज़ाम के सोचोगे एग्ज़ाम के तरीके से तो अगर ऐसा बहुत अच्छा है किसी का कम्युनिकेशन और किसी के ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिव्स रहते हैं या तो मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया में ही लेना चाहिए कोचिंग। फिर तो रहने-वहने का भी कोई इश्यू नहीं है अगर जहाँ कोचिंग सेंटर मैक्सिमम सभी उसमें अवेलेबल है अब तो। हुँ, तो अगर आपके रिलेटिव रहते हैं तो आप 10-15 दिन तो रख ही सकते हैं कोई। हुँ। अगर मतलब मेरे हिसाब से तो रख ही सकता है कोई इतने दिन तो। हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा है कि रिलेटिव्स के यहाँ ना ही रहो, हुँ, जो कोचिंग सेंटर वाले मतलब आप थोड़ा पैसा और खर्च कर लो क्योंकि जो जिन अगर आप जो आपके साथ कोचिंग ले रहे हैं उनके साथ रहोगे ना, तो आप सिर्फ कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ोगे। आप घर आके भी पूरा टाइम आपका वही डिस्कशन होता है मतलब घर या फिर जहाँ पे भी आ रहे हो, होटल में आ रहे हो, हुँ, पूरा टाइम वही एटमॉस्फेयर रहता है पढ़ाई का बस। हुँ। तो वो एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है ऑस्की के लिए। अब जैसे आपने कहा कि हमें लग रहा था कि ऑस्की ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ऐसा क्या जो जो आप नेक्स्ट स्टेप आपके लिए कैसा रहा? ऑस्की के बाद है फिर सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्रेशन लेना, है ना? हुँ, अब और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है ना? हुँ, तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पहले तो आपका जो है आपकी नर्सिंग काउंसिल से वो होता है गुड स्टैंडिंग। हुँ, अब जैसे मेरा यूपी का था तो भई वो तो ऑनलाइन काम नहीं करते। हुँ, उन्होंने लगा दिया 3 महीना, साढ़े 3 महीना लगा दिए गुड स्टैंडिंग देने में। हुँ। कितने ही फ़ोन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और जहाँ ऑनलाइन है वो तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। क्योंकि मैंने दिल्ली में भी काम किया था और उसमें भी यूपी में भी किया, तो मेरे पास दोनों जगह का रजिस्ट्रेशन था, तो मुझे हुँ, दोनों जगह से गुड स्टैंडिंग लेने पड़े थे। हुँ, तो दिल्ली वाला तो 2 दिन में आ गया हुँ। और यहाँ लग गए 3 महीने। अब वो उस टाइम नहीं पता चलेगा आपको कि चलो 3 महीने लग रहे हैं, आप सोच रहे हो कि काम चल रहे हैं हमारे। लेकिन जब आप वीज़ा वाले टाइम पे पहुँचोगे तब आपको पता चलेगा कि वो 3 महीनों से आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ गया। हाँ, तो वो तब जाके पता चलता है कि जो इनविटेशन होते हैं वो कौन से टाइम में बल्क में आते हैं और कौन से टाइम में कम आते हैं और वो 3 महीने जो गुड स्टैंडिंग ने खा लिए वो आपका टाइम चला गया। हाँ, सही बात है आपकी। तो वो गुड स्टैंडिंग में टाइम गया, फिर उसके बाद एनमेक असेसमेंट करानी पड़ती है हम लोगों को ना। हाँ, मतलब अपने अगर हमने इंडिया में काम किया है तो वर्किंग आवर्स के लिए जिससे आपके पॉइंट्स बनते हैं वो पीआर के हुँ, लिए। हाँ तो जी। फिर वो एनमेक असेसमेंट कराना है, उसकी फीस है ना? और फिर अब उसके एक बाद फाइनली आपकी हाँ। एनमेक असेसमेंट में एक मेरा सवाल है कि एम्स का मैंने सुना है कि जो लगा लो रिलीज लेटर कह लो इसे, हुँ, या हुँ। जो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेटर चाहिए होता है, उसमें थोड़ा इशू आता है। हुँ, हुँ। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी थोड़ा इशू आता है। हुँ, और हुँ। आप चलो आप गवर्नमेंट पीजीआई में थे, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
मुझे ये लगता है कि जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें अगर आप जो आपकी पे लेवल है, अगर आप उसके ऊपर कुछ भी करना चाहते हो, तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आपको डिनाई नहीं कर सकती है कि आप उसके लिए एनओसी ना दें। पहली बात हुँ, तो ये, है ना? और अगर हम कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें हॉनेस्टी और जेन्युइन अपने जो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ से लेना ही चाहिए पहले एनओसी। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने एनओसी नहीं लिया होगा, इसलिए वो डिनाई करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए भी। अब आप एंड में जाके माँगने लगोगे, उनको कुछ पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, है ना? हुँ, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो हुँ, मेरे मेरे केस में मैंने जब अपरा में अपना स्टार्ट किया था, उसी टाइम मैंने एनओसी पहले लेके रखी थी। ओके, ओके। तो मुझे कोई भी इसमें मैंने हर एक चीज़ अपने ऑफ़िस से सब एक-एक चीज़ अपने ऑफ़िस से ही करवाई है और मुझे कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं हुई, ना होनी भी नहीं चाहिए अगर आप तरीके से सारा काम करते हो तो, हुँ, हुँ, है ना? और आपको मुझे लगता नहीं है कि डिनाई कर सकता है कोई एम्स अगर कर रहा है तो मीन्स पहले किसी ने एनओसी ली ही नहीं होगी। अपना हुँ, काम स्टार्ट करने से पहले और एनओसी लेने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई मना कर सकता है। आप प्रोबेशन पीरियड में हो या फिर आपको कोई मतलब उस टाइम में आपको अलाउ नहीं हो तो वो अलग बात हुँ, है ना? बट सही ज बात। प्रोबेशन पीरियड में भी इंडिया में भी कोई लोग एमएससी के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं तो एनओसी तो देते ही हैं वो लोग, मैं भी ये सोच रहा था कि इट्स नॉट लाइक कि आप ऐसे कैसे कोई रोक सकता है कि हम आपको है ना? डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। हाँ। वही। तो कहीं न कहीं हुँ, हमारा फ़ॉल्ट होता ही है उसमें ऐसे कोई और ऐसे भी नहीं है कि कोई रोक देगा तो आप भी कुछ नहीं आप आरटीआई डालो, कुछ भी करो। आपके हुँ, पास भी राइट्स है ना? हाँ। फिर आपने अब एक ऑप्शन आता है कि स्पॉन्सरशिप, एक ऑप्शन आता है पीआर। आपने हुँ, पीआर हुँ। वाला क्यों चूज़ किया? स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं चूज़ की? मुझे ऐसे मतलब मैंने जब ये स्पॉन्सरशिप वाला ऑप्शन और ये दोनों वो करे मतलब ऐसे देखा कि क्या अच्छा है, क्या नहीं। तो मुझे जैसे मैं बहुत सारे फ़ेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, है ना? उसमें हुँ, ऐड-वैड वो तो उसमें पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत उससे पता चलता है कि जैसे जो स्पॉन्सरशिप वाले होते हैं, उसमें एक तो बहुत छोटे टाइम के लिए 2 साल के लिए 482 है हुँ, और 186 डायरेक्ट पीआर है। तो मेरे हुँ, बहुत सारे ऑस्की के फ्रेंड थे जिनको 186 मिला था, हुँ, लेकिन 186 मिलना बहुत मुश्किल है हुँ, और वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को देते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले, जो यूके से, कनाडा से, न्यूज़ीलैंड से या फिर यूएई से, हाँ, ठीक है? हुँ, इंडिया में मुझे नहीं लगता 2% भी लोगों को अगर वो देते हैं, हुँ, ठीक है? चाहे आपका कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो। इसके पीछे मुझे एक ही रीज़न लगता है कि ये जो और कंट्रीज़ है, वहाँ का जो स्टैंडर्ड है प्रैक्टिस का वो सेम है और हुँ, हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ तो जी, उसको ऐज़ अ एक वो लर्निंग लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि भई हमें नहीं दे रहे तो हम में कुछ गलती है। हाँ, भई है ही नहीं वो प्रैक्टिस का लेवल तो इसीलिए नहीं दे रहे, है हाँ। ना? है ना? तो आपने यहाँ आके महसूस भी किया होगा जब हॉस्पिटल गए, यार ये तो कुछ और ही है। हाँ, और मतलब ऐसा नहीं है कि ऑस्की आपको सिर्फ़ ऐसे ही बता दिया इन्होंने कि ये मतलब कुछ लोगों ने जब मैंने ऑस्की दिया था कि अरे ये तो एग्ज़ाम के लिए है, बाकी तो आगे जाके कुछ नहीं होता है ऐसे प्रैक्टिस में। लेकिन जहाँ मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, भई अप टू डेट ऐसे ही होता है जैसे ऑस्की में हुआ था। हुँ, ऐसे ही काम चलता है वहाँ पर। मतलब ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस कुछ सिखा दिया और कर कुछ आप रहे हो, ऐसे नहीं है। हुँ। बिल्कुल फ़ॉलो करते हैं। तो अब आप चलो भगवान की दया से पीआर भी हो गए, आप ऑस्ट्रेलिया भी आ गए हो। ऑस्ट्रेलिया में आके अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या लगता है क्या गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप अपने सभी रिलेटिव से दूर चलो अपनी फैमिली के साथ आप आ गए हो, क्या आना सही रहा? वाज़ इट अ गुड डिसीजन? वैसे तो मीन्स जैसे अब अकेले आते हैं, जैसे सिंगल आओ या फिर हुँ, फैमिली को छोड़ के आओ, मतलब फैमिली मतलब अपने जो भी इमीडिएट फैमिली है उनको छोड़ के आओ तो थोड़ा लगता है। लेकिन अब बच्चे हैं मेरे साथ, हस्बैंड है तो मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा कि मैं इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में हूँ। हुँ, सेम ही लग रहा है और सबसे बड़ी बात है आजकल इतना मतलब फेस टाइम है और वीडियो कॉल्स है हुँ, कि आपको लगता ही नहीं कि आप दूर बैठे हो, सुबह शाम कभी भी कॉल कर लो, है ना? सही बात है। और
ऐसा रहता है कि हाँ, जैसे पेरेंट्स वगैरह है, कोई उनको देखने के लिए नहीं रहता है, तो थोड़ा वो माइंड में एंग्ज़ायटी रहती है कि चलो को लेकिन अगर उसके लिए भी लोग अवेलेबल है ना, घर हुँ, में, तो फिर हाँ आप जी। इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं लगता है। और हुँ, हाँ, अच्छा है इंडिया में भी इतने साल काम कर लिया, अब यहाँ का करके देख लेते हैं। चेंज अच्छा होता है लाइफ़ के लिए। हाँ, सही बात। 0 से स्टार्ट करना सबके लिए आसान नहीं होता, बट हुँ, सही कुछ बात है। लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं, सही बात है। अब हुँ। लाइक विल वाइंड इट अप, अगर आप कुछ और बताना चाहो जो हमें देख रहे हैं, हाँ, इस हाँ। प्रोसेस के थ्रू जो आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखना? या इस चीज़ की पहले तैयारी कर लो, या जैसे अब क्या होता है कि कुछ लोग फ्रेशर होते हैं, इंडिया से फ्रेशर हैं, वो तैयारी कर रहे हैं एनक्लेक्सॉस्की की, और जैसे एनक्लेक्सॉस्की उनका खत्म हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि अब वीज़ा कैसे लें? हुँ, 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 हुँ। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से कुछ? अ, जैसे जो फ्रेशर है, तो पहले हुँ, तो मीन्स अपना पहले तो पूरी नॉलेज ले लो, कि हुँ, हुँ, प्रोसेस है क्या, है ना? हुँ, हुँ, क्योंकि आधी-अधूरी नॉलेज से कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ, प्रोसेस में ये पता होना चाहिए कि मन मीन्स आगे जाके अगर आपको आवर्स की ज़रूरत है, कितना प्रैक्टिकल काम किया है, तो उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। हुँ, हुँ, है ना? मतलब आपको वहाँ पर 1 साल का काम माँगते हैं या फिर 18 महीने का माँगते हैं, 18 मंथ्स का या फिर अ, आईएलटीएस, ओईटी या पीटी कौन-सा आपको ईज़ी बैठ रहा है, वो पहले सिलेक्ट कर लो, है ना? हुँ, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है कि पहले 4 आईएलटीएस दे लिए, हुँ, हुँ, पैसे फूँक दिए, फिर ओईटी की तरफ गए, फिर पीटी की तरफ गए। पहले हुँ, सबको एक बार रिव्यू कर लो एक बार कि हाँ हुँ, भाई, कि कौन-सा मेरे अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, तो वही चीज़ करो, है ना? हुँ, हुँ, किसी हुँ, दोस्त ने बोल दिया कि पीटी ईज़ी होता है, ओईटी ईज़ी होता है, किसी ने बोल दिया आईएलटीएस ऐसे जो आपके अकॉर्डिंग आपको ईज़ी लग रहा है, वही करो आप, हुँ, है ना? हुँ, सबका अलग-अलग होता है, किसी को मतलब ओईटी मेडिकल का है, तो किसी को वो ईज़ी लगेगा, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आईएलटीएस अच्छा लगेगा, हुँ, किसी को पीटी भी अच्छा लग सकता है ना? तो हुँ, ये चीज़ें हैं, फिर उसके बाद पूरा मतलब पहले अच्छे से देख लो कि पूरा प्रोसेस क्या है। फिर उसके लिए थ्योरी और मतलब प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो लेना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश एग्ज़ाम भी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो क्योंकि वो आपको नहीं पता है कि उसमें कितना टाइम लग सकता है ना? हुँ, और अगर आप सिंगल हो तो आपसे ज़्यादा अच्छी तैयारी कोई नहीं कर सकता। है ना? हुँ, क्योंकि आपको सिर्फ़ ड्यूटी करनी है और आपको कोचिंग ले लो, है ना? और ऐसे ही अपना टाइम आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी करके टाइम नहीं मिलेगा। म हुँ, मीन्स ड्यूटी भी पेरेंट्स पे इतना बर्डन मत डालो कि वही पैसे लगाते रहें। हुँ, अगर हाँ, पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है तो हाँ, लगा सकते हैं। बट हुँ, ड्यूटी के साथ आप कोचिंग ले सकते हो, सब कर सकते हो अगर आप सिंगल हो क्योंकि घर में आके खाना तो मिल ही जाता है। उससे ज़्यादा हुँ, क्या चाहिए? हुँ, और हाँ जी, हाँ सारे जी, काम पेरेंट्स करके दे ही देते हैं। हुँ, तो और उसके बाद ये है कि कुछ भी चीज़ ईज़ी नहीं होती है। हुँ, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार में अगर नहीं हो पाया तो आप ये सोचो कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ट्राई करते रहोगे तो हो ही जाएगा और होना ही होता है। बस ये है हुँ, कि आप कंसिस्टेंट रहो और अपना हार्ड वर्क रखो। हाँ जी, हाँ जी, बस यही है। हाँ जी। तो नीलम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका एक पब्लिक अकाउंट भी है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप उस पे कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी डालते हो? हाँ तो जी। मैं दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके उस अकाउंट का लिंक दूंगा, और इंस्टाग्राम पे अगर हम इसकी जो क्लिप्स डालेंगे उसमें भी इनका अकाउंट शेयर होगा। इफ यू गाइस वांट यू कैन श्योरली गो एंड फॉलो हर। तो सब नीलम, सो मच थैंक यू आपका कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों की जो जो डाउट्स होंगे यहाँ क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों, अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, विल श्योरली ट्राई टू आंसर इट। चलो दोस्तों, अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सचिन।